मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा और रणनीति। जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आज हम बात करेंगे म्यांमार या बर्मा के अंदर तख्ता पलट की। ये तख्ता पलट उस दिन हुआ जिस दिन निर्मला सीतारमण हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर यूनियन बजट पेश कर रही थी। ठीक उसी समय जब यूनियन बजट पेश किया जा रहा था, वहां रंगून के पास अ, तख्ता पलट किया जा रहा था। जो तख्ता पलट की कार्रवाई हो रही थी और फौजी शासक जो है वो सत्ता पर काबिज हो रहे थे और आंग सान सू की और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको बंधक बना लिया गया था। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। म्यांमार की बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मोटिवेशनल इशू है ये, मोटिवेट होता हूँ मैं और उससे मेरे को और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं जो कि लार्जर स्कैन जो हमारा हिंदुस्तानी मीडिया है उसको उसमें जो मिस हो जाता है या जो बारीकियां मिस हो जाती हैं वो मैं इस यूट्यूब टॉक के ज़रिए आप तक पहुंचाऊं। आई एम श्योर आप इसको लाइक आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चंद सवाल सबके जहन में उठते हैं कि ये म्यांमार की कहानी क्या है, ये तख्ता पलट की। बेसिकली ये क्यों हुआ, आंग सान सूची कौन है, इस समय उन लोगों की क्या स्थिति है, क्या ये तख्ता पलट काफ़ी देर चलने वाला है और इस तख्ता पलट से हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हिंदुस्तान के और म्यांमार के क्या रिश्ते हैं और आगे आने वाले समय में जो वेस्टर्न पावर्स हैं, पश्चिमी जो मुल्क हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, उनका क्या रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा। जो बाइडेन अब म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है उसको किस तरीके से देखेगी और किस तरीके की कार्रवाई करेगी। इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं प्रकाश नंदा द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है जो आज शाया हुआ है। यूरेशियन करके कोई एक वेबसाइट है, पब्लिकेशन है, एशिया पैसिफिक का ये पब्लिकेशन है, यहाँ पर ये शाया हुआ है और उसी के उसी से रेफरेंस लेते हुए हम बात करेंगे। और ये आर्टिकल अंग्रेजी में है और ये लिखते हैं व्हाई इंडिया हैज़ नॉट आउटराइटली कंडेम्ड द मिलिट्री कू इन म्यांमार, यानी कि हिंदुस्तान ने मिलिट्री कू जो म्यांमार में हुआ है उसकी भर्त्सना कड़े शब्दों में क्यों नहीं करी, निंदा क्यों नहीं करी, उसका क्या कारण है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में और यही हम सबकी दिलचस्पी का एक बिंदु होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई हमारे पड़ोस में हो गई, उसकी निंदा इतनी उसकी क्यों नहीं करी, आसान सी भाषा में क्यों उस चीज को ऐसा लगता है कि टाल सा दिया। लेकिन म्यांमार की बात करेंगे पहले कि म्यांमार क्या है और म्यांमार और हिंदुस्तान के रिलेशंस कैसे हैं और आंग सान सू की कौन है, उसकी बात करेंगे। और इस पृष्ठभूमि से आगे हम आएंगे आज के ऊपर कि ये जो मिलिट्री कू हुआ है ये क्या नौबत पड़ गई, क्यों ये मिलिट्री कू हुआ। क्योंकि मिलिट्री जनता जो है थी वो 1962 से लेके और 2015 तक काबिज थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों के बाद किसी तरह एक डेमोक्रेसी म्यांमार में आई थी और उस सारे किए कराए पर पानी फेर दिया इस मिलिट्री कू ने। तो आइए पहले हम समझते हैं कि आंग सान सू की कौन थी। तो ये आंग सान सू की कौन है? आंग सान सू की एक बर्मा के इंडिपेंडेंस वॉर के हीरो जनरल आंग सान की पुत्री हैं जिनको इंडिपेंडेंस से पहले असैसिनेट कर दिया गया। ये छोटी थी और महज 2 साल की थी जब इनके पिताजी को असैसिनेट कर दिया गया। बहरहाल उसके बाद बर्मा आज़ाद हो गया और 1960 में ये अपनी माँ के साथ हिंदुस्तान आ गई और हिंदुस्तान में इन्होंने पढ़ाई करी। हिंदुस्तान में पढ़ाई करने के बाद ये यूके चली गई, ऑक्सफोर्ड में इन्होंने हायर एजुकेशन करी। इनकी जो मदर थी वो डिप्लोमेट थी, हिंदुस्तान की एम्बेसडर थी कहा जाता है और उनके साथ वो इंडिया आई थी। ये भी कहते हैं कि उन्होंने जेएनयू के अंदर पढ़ाई करी और बहरहाल ये यूके में इन्होंने हायर एजुकेशन करी और वहीं उन्होंने शादी करने के बाद अपने 2 बच्चों को वहाँ पर उन्होंने रेज किया, बड़ा किया। इन्होंने
जापान में नौकरी करी, इन्होंने भूटान में भी नौकरी करी, लेकिन इनका जो बर्मा का जो प्रेम था, म्यांमार का जो प्रेम था और डेमोक्रेसी के लिए जो इनकी अंदर जो ज्वाला भड़क रही थी, उसने इनको वापस म्यांमार की ओर खींच लिया। लेकिन 1989 के अंदर इनको फौजी जो हुक्मरान थे उन लोगों ने इनको कैद कर दिया। ये 15 साल कैद में रही और इनकी जो स्ट्रगल रही डेमोक्रेसी के लिए, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गई और इनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। 2015 में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में इनकी जो पार्टी थी एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो अक्सरियत में आई और ये एक तरीके से बर्मा की प्रीमियर बन गई, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का इक्विवेलेंट होता है उस ओहदे पर ये नियुक्त हुई इलेक्शंस के बाद में। और लेकिन फिर एक फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ, दुनिया इसको फॉल फ्रॉम ग्रेस मानती है, कि रोहिंग्यास के ऊपर एक नरसंहार किया गया जिसमें बर्मा की फौज को दोषी माना जाता है। लाखों लाखों रोहिंग्या मुसलमान जो रिकने करके जो इलाका है बे ऑफ बंगाल का, जो ईस्टर्न कोस्ट है जो म्यांमार से लगता है, वहाँ पे ये एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर ये बांग्लादेशी मूल के मुसलमान सेटल कराए थे अंग्रेज़ों ने, और ये कभी भी वहाँ के लोकल कल्चर के साथ में अपने आप को मर्ज नहीं कर पाए और लोकल जो बुद्धिस्ट है उनके और रोहिंग्यास के बीच में तनातनी चलती रही। बाद में जब एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म की बाहर आई पूरी दुनिया में, तो यहाँ भी बाहर आई और यहाँ भी आतंकवादी संगठन बन गए जिन्होंने फौज पर हमले करने शुरू कर दिए और एज अ मैटर ऑफ रिट्रीब्यूशन, बदला लेने के लिए फौज ने कार्रवाई करी, जिसको नरसंहार का रूप दिया गया और संज्ञा जो उसको डेफिनेशन में शामिल किया गया। और आंग सान सू की ने कभी भी अपनी फौज की निंदा नहीं करी और ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्होंने रोहिंग्यास के ऊपर जो कार्रवाई करी उसका समर्थन किया। तो इसको एक बहुत बड़ा फॉल फ्रॉम ग्रेस मानते हैं कि आंग सान सू की इतने बड़े पद पर थी, एक दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का एक मशहूर चेहरा बन के उभरी और अपने ही मुल्क में जब इस प्रकार की कार्रवाई हुई, घटना हुई, तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन ना करते हुए जो नरसंहारी थे उनका समर्थन किया। अब क्या कारण थे कि म्यांमार के अंदर ये मिलिट्री कू हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन बनी, क्या परिस्थितियां बनी, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये परिस्थितियां बननी शुरू हुई 8 नवंबर, पिछले साल 8 नवंबर को इलेक्शन हुए और वहाँ पे जो इलेक्शंस के बाद जो सीटें आई वो आंग सान सू की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसको 83% सीटें मिली इस पार्लियामेंट में। और इस पार्लियामेंट में जो सीटें मिली उससे मिलिट्री खुश नहीं थी। मिलिट्री का कहना था कि ये इलेक्शंस रिग्ड हैं, ये असली सिचुएशन नहीं है और वो नहीं चाहती कि इस इलेक्शंस को एंडोर्स किया जाए। बर्मा की आर्मी ने बिल्कुल इन इलेक्शंस को फ्रॉड करार दे दिया, रिग्ड करार दे दिया और उसने सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेने की कोशिश करी, लेकिन दाल गली नहीं और आंग सान सूची की जो पूरी जो पॉलिटिक्स थी वो उस तरफ लेके जा रही थी कि ये पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और इस इलेक्शन को एंडोर्स किया जाए। मिलिट्री जो जनता है ये 1962 से सत्ता पर काबिज थी और है, और इस जो क्वासी डेमोक्रेटिक सेटअप जो बर्मा में था कि आधा फौजी आधा सिविलियन जो सेटअप था, उसके अंदर भी जो असली जो पकड़ थी वो फौज के हाथ में ही थी। अब 8 नवंबर के इलेक्शन के बाद फौज को ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ से सत्ता जा रही है, जो पावर है वो स्लिप हो रही है और वो अपने हाथ से पावर को स्लिप नहीं होने देना चाह रही थी। तो ये जो प्रेजेंट सिटिंग जो वहाँ के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने ये तख्ता पलट कर दिया।
अब सोमवार को जब हमारे यहाँ बजट पेश हो रहा था तो उधर म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हो रहा था। तो मिलिट्री कू के अंदर जो फौज ने बड़ी स्पीड से कार्रवाई करी, आंग सान सू की को और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट विन माइंट, उनको घर के अंदर ही बंद कर दिया। सारी इंटरनेट सेवाएं और कम्युनिकेशंस जो हैं वो बंद कर दिए गए। टेलीविज़न जो स्टेशन हैं उनके ऊपर फौज ने कब्जा कर दिया और पूरे देश के ऊपर, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने अपना पकड़ बना ली। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो आपका रेल, रोड, एयर, जो भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के मीन्स थे, उनके ऊपर अपनी पकड़ बना ली और टेलीविज़न प्रसारण स्थगित कर दिया, ठप कर दिया। और इस तरीके से इन्होंने मिलिट्री कू को अंजाम दिया। तो ये प्रकाश नंदा के आर्टिकल पे अब आते हैं कि इतनी सारी कार्रवाई हो गई हमारे पड़ोसी मुल्क में, इतनी बड़ी घटना हो गई और हमारी मीडिया में तो खैर चर्चा ही नहीं है, क्योंकि बजट की चर्चा हुई, किसान आंदोलन की चर्चा चल रही है और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। म्यांमार को हमारे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा लोग समझते भी नहीं हैं, ज़्यादा उस तरीके से हमारे टाइज भी नहीं है, पीपल टू पीपल और कल्चरल टाइज की लोगों की उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान ने इसका खंडन पुरजोर तरीके से क्यों नहीं किया, और उसका कारण ये है कि जो म्यांमार की जो मिलिट्री जो पावर्स हैं, जो अभी प्रेजेंट जो चीफ हैं मिलिट्री के, वो उसके रिश्ते हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। हिंदुस्तान के बनस्बत चाइना के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था रशियन न्यूज़ एजेंसी को, जिसमें उन्होंने चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ ताकतें हैं जो म्यांमार के रेबल्स को सपोर्ट करती हैं। आपकी जानकारी के लिए, म्यांमार के नदर्न इलाके जो हैं, नॉर्थ के जो इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी इंसर्जेंसी चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है। और जो सीमावर्ती इलाके हैं वो यूनान प्रोविंस चाइना का पड़ता है, उसके साथ वो लगते हैं। और ये जो रेबल्स हैं यूनान से इन इलाकों में अपनी कार्रवाई करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू है जहाँ तक म्यांमार की इंटरनल सिचुएशन की बात करें, तो वो एक तरीके से हिंट कर रहे थे चाइना की तरफ। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, उनके बहुत करीबी रिश्ते हैं। जो जनरल मिन ऑंग हलिंग जो हैं, या लाइंग जो हैं, मिन ऑंग लाइंग, इनके प्रोनाउंसिएशन ही इतना मुश्किल है कि ये बोलना बड़ा मुश्किल है। खैर, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, जो इनके चीफ हैं जनरल साहब, उनके रिश्ते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं। वो पिछले 5-6 साल के अंदर 2 बार हिंदुस्तान आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी भी म्यांमार गए हैं, वहाँ पे इनके साथ में बातचीतें करी हैं। हमारे खुद के जनरल नरावने साहब अभी रिसेंटली म्यांमार गए थे। नरावने साहब से पहले हमारे चीफ बिपिन रावत साहब भी वहाँ पे जा चुके हैं। और डिफेंस का कोऑपरेशन हमारा और म्यांमार का बहुत अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए, हिंदुस्तान ने 1 किलो क्लास सबमरीन को लीज पर दिया है म्यांमार को। म्यांमार को हम और भी हथियार दे रहे हैं, स्मॉल आर्म्स हैं, कुछ एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, वगैरह वगैरह। तो वो भी हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी भी हमने तैयारी करी है। तो ये एक रिलेशनशिप हमारे और म्यांमार के बीच में है, दोनों मुल्कों के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो म्यांमार की टेरिटरी और जंगलों का इस्तेमाल वहाँ का करते हैं इंसर्जेंट्स। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर जो इंसर्जेंसी लड़ रही हैं तंजीमें, उसके जो आतंकवादी हैं वो म्यांमार के जंगलों का फ़ायदा उठाते हैं और म्यांमार से हिंदुस्तान में आकर आतंकवाद की घटनाएं करते हैं, इंडियन आर्मी को टारगेट करते हैं, सिविलियंस को टारगेट करते हैं और फिर से उन जंगलों में चले जाते हैं। तो याद रहे कि इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था जिसको
उस समय भी सर्जिकल स्ट्राइक का बोला गया था। ये 2014 की बात है, जब मणिपुर के अंदर कुछ मणिपुरी रेबल्स ने हमारी एक कॉन्वॉय को टारगेट किया, जिसमें हमारे कुछ सैनिक मारे गए। और उसके बाद हमारे पैरा कमांडोज जो हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए म्यांमार में गए और उन्होंने इस पर्टिकुलर तंजीम के जो आतंकवादी शिविर था उसको बर्बाद किया और ये वापस आए। लेकिन उसके बाद भी म्यांमार ने हिंदुस्तान की काफ़ी मदद करी है। काफ़ी सारे जो रेबल्स हैं, आतंकवादी हैं, उनको पकड़ के हिंदुस्तान को सौंपा है। और जहाँ भी उनके इलाकों में जितने भी हाइडआउट्स थे, जो जो वो जानते थे, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। और एंटी इंडिया आतंकवादी या इंसर्जेंट्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। ये तो रहा हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप। इसीलिए हिंदुस्तान ने इस मिलिट्री को की भर्त्सना नहीं करी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया का स्टेटमेंट कहता है कि वी हैव टेकन नोट ऑफ, और मैं इसको पढ़ के बताना चाहूँगा कि इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि वी हैव noted the development in Myanmar with deep concern. India has always been steadfast in the support to the process of democratic transition in Myanmar. We believe that the rule of law and democratic processes must be upheld. We are monitoring this situation. यानी कि हमने इस चीज का संज्ञान ले लिया है कि वहाँ पर जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं और हम स्थिति को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारे स्टेटमेंट में कहा गया है। और इंटरेस्टिंगली चाइना का स्टेटमेंट भी काफ़ी मिलता जुलता है। चाइना ने बोला है कि वी हैव नोटेड व्हाट हैज हैपेंड इन म्यांमार एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ फर्दर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। चाइना इज अ फ्रेंडली नेबर ऑफ म्यांमार। वी होप दैट ऑल साइड्स in Myanmar can apparently handle their differences under constitution and legal framework and safeguard political and social stability. तो बेसिकली हिंदुस्तान का, इंडिया का और चाइना का स्टेटमेंट मिलता जुलता है। शब्दों का हेर फेर है, बट ओवरऑल मिलता जुलता है। हम भी सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और चाइना भी सिचुएशन मॉनिटर कर रहा है। हम भी ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और एग्जिस्टिंग लॉ और फ्रेमवर्क के बीच में ही कार्रवाई होनी चाहिए। चाइना भी ये कह रहा है कि अपने डिफरेंसेस आपस में बैठ के सुलझाइए और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इसको रिजॉल्व करिए। तो दोनों तरफ से मिलता जुलता स्टेटमेंट है। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो चाइना का स्टेटमेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा अहम नहीं है जितना अहम हिंदुस्तान का स्टेटमेंट बनता है। और डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हिंदुस्तान पुरजोर तरीके से इसका खंडन करे। लेकिन अपना इंटरेस्ट पहले होता है और हमने इसीलिए इस चीज़ का खंडन बिल्कुल नहीं किया है उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। तो ये तो रही स्थिति म्यांमार के कू की, और हिंदुस्तान ने क्यों नहीं इसका खंडन किया है। इंटरेस्टिंगली जब म्यांमार और चाइना की जब बात होती है तो यही जनरल साहब के रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हैं चाइना के साथ। और इन्होंने चाइना का इस्तेमाल तब ज़रूर किया था चाइना की सपोर्ट लेने की, जब रोहिंग्या के ऊपर, एक बर्मा के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। और उस टाइम में इन्होंने चाइना से माइलेज ड्रॉ करने की कोशिश करी थी। और चाइना ने भी अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बरकरार रखने के लिए म्यांमार को सपोर्ट किया था, क्योंकि म्यांमार सवालिया निशान लगा रहा था बेल्ट और रोड पे। तो चाइना ने म्यांमार का रोहिंग्या इशू पर समर्थन किया था और उसके बदले में म्यांमार ने चाइना को बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जारी रखने के लिए अनुमति दे दी या उसको चलने दिया। अब जबकि मिलिट्री कू हो चुका है और अमेरिका ने चिंता जताई है, तो क्या अब माना जाए कि बर्मा के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे? और अगर सैंक्शंस लगते हैं तो हमारा क्या होगा? क्योंकि हम तो डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों मुल्कों के बीच में ऑन
डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम का भी हमारे आपस में सहयोग है, और हम चाहते हैं कि म्यांमार हमारे साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे, क्योंकि बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी और चाइना को काउंटर करने के लिए म्यांमार से दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जिसने 2 सबमरीन चाइनीज़ खरीद रहा है, जो चाइनीज़ सबमरीन खरीद रहा है, जिससे बर्मा परेशान है और हिंदुस्तान भी खुश नहीं है। तो बांग्लादेश को भी काउंटर हम एक तरीके से म्यांमार के थ्रू कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको एक सबमरीन लीज पे दी है। तो ये भी एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है अपने नेबरहुड के अंदर। यहाँ भी तनातनी है, और रोहिंग्यास के चलते बांग्लादेश की एक तरीके से बेरुखी है म्यांमार की तरफ, और बांग्लादेश के अंदर कोई मिलिट्री एक्टिविटी होती है तो वो ऑब्वियसली हिंदुस्तान के खिलाफ तो नहीं होगी, लेकिन म्यांमार के खिलाफ हो सकती है। उनके कुछ चिटागोंग के इलाके के अंदर कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट भी है म्यांमार के साथ में, और अब ये रोहिंग्या का इशू, चाइनीज सबमरीन का बांग्लादेश की नेवी में आना और बांग्लादेश और म्यांमार को हमारी एक सबमरीन लीज पे जाना, ये सारा इस एरिया को, बे ऑफ बंगाल को डिफाइन करता है। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सैंक्शन लगता है म्यांमार के ऊपर, तो हम बहुत सारा डिफेंस कोऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी चाइनीज जो हैं वो बांग्लादेश की मदद करते रहेंगे, जिससे म्यांमार थ्रेटन होगा और म्यांमार की मजबूरी बन जाएगी फिर वो पूरी तरह चाइना के पाले में चले जाए, और ये चाइना के लिए बहुत बड़े विक्ट्री होगी, बड़ी विन विन होगी। और अगर चाइना के पाले में पूरी तरह म्यांमार जाके बैठ जाता है तो हमारे लिए बे ऑफ बंगाल के इलाके के अंदर एक और चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक तरफ चाइना नदर्न बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा ही हुआ है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर उसकी पेट्रोलिंग नेवी की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, साउथ चाइना सी में वो अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी दिखा रहा है, और अगर अमेरिकन सैंक्शंस बर्मा पे लगते हैं तो बर्मा के पास कोई और चारा नहीं बचेगा म्यांमार के पास कि वो चाइनीज का दामन थाम ले अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो अब बर्मा से अपने आप को थ्रेटन करता है, थ्रेटन फील करता है। तो ऐसी सिचुएशन हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है, और लेट्स सी कि आगे अभी कुछ दिनों बाद क्या सिचुएशन डेवलप होती है। आई एम श्योर हमारी जो सरकार है ये इसके ऊपर डिटेल वॉर गेमिंग और ऑल्टरनेट जो पहलू है उन सब पे उन्होंने विचार कर लिया होगा, और अब हमें अगेन पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इस सिचुएशन को भी अच्छी तरह टैकल कर पाएंगे, जिस तरीके से अभी तक हमने ईरान को टैकल किया है। ईरान के साथ भी हमारी तकरीबन कुछ मिलती जुलती सी इश्यूज थे, लेकिन वहाँ पे फैक्टर्स अलग थे, ऑयल था और चाबहार और अदर मिडिल ईस्ट रिलेटेड इश्यूज थे। तो अगर हमने ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे वो भी झेल लिए और अपने रिश्ते खराब नहीं होने दिए, तो उम्मीद है कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरे इस प्रोग्राम को देखा। आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा इस प्रोग्राम के ज़रिए। अगले बार फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।